वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी मेरे प्यारे बच्चों। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट का एक छोटा सा टॉपिक जो कि है कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। आई नो मैम, हमें ऑलरेडी पता है, पर आज जो मैं आपको स्लाइड में नोट्स दूंगी उससे आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड आप ये समझ पाएंगे कि एग्जामिनेशन में हमें लिखना किस तरीके से है बच्चों। ऑलरेडी हमने पहले के कुछ लेक्चर में समझ लिया था कि इकोसिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, पर ये लेक्चर मैंने सेपरेटली इसलिए बनाया ताकि आपको एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल में दे सकूं, ताकि एग्जामिनेशन में अगर पैसेज बेस, असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम जैसे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप बिल्कुल भी ना फंसे। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बताओ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि किसी भी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। इजंट इट? हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी इकोसिस्टम के, शिप्रा मैम, दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ओए तेरी तो ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। द नंबर वन कंपोनेंट कौन सा है बेटा? द नंबर वन कंपोनेंट इज द एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहला है एबायोटिक कंपोनेंट, डन 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 डारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बेटा बायोटिक कंपोनेंट। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया था। आज जो मैंने एक एक शब्द में आपको बताया था ये होता है उसकी भी डिटेल हम लोग करने वाले हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट ये डिस्कस हो गया था हम लोगों ने। ठीक है, और बेटा ये एकदम जी मतलब झकाझक ये स्टार मार्क वाली चीजें हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, ये आपके लिए आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। सो कोई भी बच्चा इसको बिल्कुल हल्के से नहीं लेगा, नहीं तो अगर हल्के से लेगा तो उसके साथ ये हो जाएगा। तो ये नहीं करना है हमें, डू नॉट टेक इट जो है हल्के से। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ मेरे लाल। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको एबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, एडिफिक फैक्टर इनके बारे में बताया था, और इसमें मैंने आपको बताया था जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब इसके अंदर आते हैं। आज हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एबायोटिक कंपोनेंट है आपके, ध्यान सुनो। एबायोटिक, मैं इसको ना वो कर देती हूँ, डब्बे में बंद कर देती हूँ। ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है। ओए 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 मक्खन मार के चलो। तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है बच्चों? एबायोटिक कंपोनेंट है आपका जो नॉन लिविंग होता है। बायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है शिप्रा मैम? बायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा? बायोटिक कंपोनेंट वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब हो गए आपके बायोटिक कंपोनेंट। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब एबायोटिक कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं बेटा? लाइट हो सकता है। ठीक है, लाइट कोई लिविंग है? हाय सनलाइट कैसे हो? वो भी बोल रहा है हेलो बेबी, ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल, रॉक्स, रेनफॉल, विंड। इसमें क्या आ सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बायोटिक फैक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के, ध्यान से सुनना। अब एक एक करके हम सबकी डिटेल को अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट पहला है। ठीक है, एबायोटिक हम लोग इकोसिस्टम में पार्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला है एबायोटिक कंपोनेंट। लेट्स गेट स्टार्ट। जितने भी नॉन लिविंग फिजिको-केमिकल, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिजिको-केमिकल? ऑल द फिजिकल थिंग्स लाइक वाटर, लाइक रॉक्स, लाइक पहाड़, नदियां, ये होती है फिजिकल चीज जो आपको दिख रही है। केमिकल चीज जो आपको नहीं दिख रही है पर फिर भी वो नॉन लिविंग ही तो है। एनीथिंग विच इज द फिजिको-केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, अब ये देखो, ध्यान से समझो। दिस कंपोनेंट अगर इनका ऊपर नीचे हो जाए तो ना तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं, इवन जो ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप है वो भी खराब हो जाता है। इंटर ऑर्गेनिज्म या इंटर रिलेशनशिप जो है ये भी खराब हो जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? दीज कंपोनेंट नॉट ओनली इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन्हीं अच्छा तुम मुझे बताओ, एक इंसान है वो किससे बना है? बताओ। एक इंसान कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही बना है ना। अगर इनको आपने डिस्टर्ब कर दिया तो क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा आपकी जो है तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो अगर बेटा अपने आप को ढंग से, तुम एक बात सुनो, लोग ऐसा कहते हैं ना, मिट्टी से ही जन्मे हो, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो कुल मिला के वो ये कहना चाहते हैं कि मिट्टी जो आपके एनवायरनमेंट में जितना कार्बन है उसी से आपकी बॉडी बनी है, और जब बेटा मर जाओगे तो तुमको जला दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए तुम्हारे हो सकता है मरने की रील भी बना दी जाए तुम्हारी। तो भैया उसमें क्या हो गया? आपका पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया है।
आई बात समझ में? तो बेसिकली अगर आपने एनवायरनमेंट के उन केमिकल्स के साथ छेड़खानी की जिनसे आप खुद बने हुए हैं तो आपको इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो अगर आपने पानी को ज्यादा यूज कर लिया तो पानी की कमी हो जाएगी, बिजली को ज्यादा यूज कर लिया तो बिजली की कमी हो जाएगी। अगर आपने पेट्रोलियम और कोयले का ज्यादा इस्तेमाल किया तो आपके पास खनिज लवण जो आपके अंदर स्टोर है जमीन के नीचे वो भी खत्म हो जाएगा। सो इकोसिस्टम में कोई भी ऐसी चीज जब हम यूज करते हैं तो इससे इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखते हैं कि भैया आराम से, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो ध्यान से समझते जाना, एक एक चीज समझ में आएगी। अब देखो एबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, पहली चीज, फिर आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि, और आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ तो और समझ में आ जाएगा मैम ये क्या बोल रही है आप, डोंट वरी। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या आता है? CO2 आ जाएगा, H2O आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। जितने भी देखो अर्थ में पाए जाने वाले, ये मैंने आपको लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ाया था, अर्थ में पाए जाने वाले जितने भी सिंपलेस्ट, ध्यान समझना, अर्थ में पाए जाने वाले जितने भी सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट समझते हो? सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि उससे ज्यादा सिंपल बेटा वो हो ही नहीं सकते। तो अर्थ में पाए जाने वाले सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इवन कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप, सिंगल कार्बन का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इन सबको आप मिला देते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, एंड सेकेंड लास्ट थिंग इज द फैट। तो ये तीनों चीजें क्या हो गई? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लाइमेटिक फैक्टर आए है, रेनफॉल, ठंडी, विंटर्स, टेम्परेचर, विंटर मतलब टेम्परेचर ही हो गया, ठीक है, एवरीथिंग, रॉक, ये सब आपके हो गए क्लाइमेटिक फैक्टर। और क्या हो गया बताओ? लाइट भी क्लाइमेटिक फैक्टर, धूप बहुत ज्यादा होती है। विंड भी आपका क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आ जाएगा। सो दीज आर द आपका क्लाइमेटिक फैक्टर। आइए एक एक करके अब हम इनके डील करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में पहला पॉइंट देखो, इसमें आप ध्यान से समझना। तो एबायोटिक फैक्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है? देखो 3 कैटेगरी हम लोगों ने बना ली बेटा। एबायोटिक फैक्टर में पहली कैटेगरी हमने बना ली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। एक एक करके हम इसको कंप्लीट करेंगे इस टेबल को, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों? फिर हमने पढ़ा क्लाइमेटिक कंपोनेंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्लाइमेटिक बाद में पढ़ा है ना। फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनिक, और तीसरा हमने पढ़ा क्लाइमेटिक कंपोनेंट। तो हमने 3 कंपोनेंट पढ़े, क्लाइमेटिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। लास्ट में हम अपना फ्लो चार्ट भी कंप्लीट करेंगे। चलो बच्चों आ जाओ। जितनी भी सिंपलेस्ट चीजें, देखो यही बताया था मैंने, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, इवन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेजर एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। दीज अकर नीदर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, डिसॉल्व इन द वाटर और इन द सॉइल और इन द फ्री स्टेट, ठीक है, मतलब नीदर नहीं ईदर, ठीक है। ये कैसे पाए जा सकते हैं भैया तुम बताओ? सिंपल ऑक्सीजन का डिसॉल्व फॉर्म में पाया जाएगा। पानी क्या है? पानी जो है ऑक्सीजन के साथ मिल गया, फ्लोइंग फॉर्म में पाया जाएगा। और आपका नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में भी हो सकता है और कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकता है। तो अलग अलग स्टेट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोइंग फॉर्म में, फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट पे, डिसॉल्व फॉर्म में, ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में भी होती है। डन। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि मैंने बताया प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर आप CO2 से H2O को जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बन जाएगा? बोलो C6H12O6, क्या बन गया? ग्लूकोज। क्या बन गया बेटा? ग्लूकोज बन गया। तो आपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जोड़ा तभी ऑर्गेनिक बनाना यार। सुनो ना, जब आपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जोड़ा तभी ना ऑर्गेनिक बना। सीधी बात यह है। इट इंक्लूड्स सेम चीज, न्यूक्लिक एसिड भी जोड़ देना। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA और RNA, ये भी आपका ऑर्गेनिक ही है, समझे। और हर ऑर्गेनिज्म में अगर वो जीवित है तो उसके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब देखो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो है, पर मर गए उनके अंदर भी पाए जाते हैं। अब हम ही मर जाएं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट कहाँ चल जाएगा? वो वैसे पड़े रहेगा, धीरे धीरे वो डिटीरियोरेट हो जाएगा, सड़ जाएगा, बात अलग है। उसके बाद जैसे मान लो कि इंसान की बात नहीं करते, इंसान की बात कर लिए तो थोड़ा ज्यादा ही क्रूड हो जाएंगे, ऐसे अमानवीय बिहेवियर हम लोग नहीं करते। मान लो कि आपकी मम्मी ने कोई घर पे कचरा फेंक दिया, ठीक है, घर पे नहीं, घर के बाहर कचरा फेंक दिया। अब वो कचड़ों में क्या था? सब्जी थी,
घर के छिलके की सब्जी थी। अब छिलके में क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, छिलके में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, C6H12O6। अब वो कचरा लगा दिया ढेर, हम बोलते जा रहे मम्मी मत फेंको, शांति आंटी रोज बोलती रहती है कि तुम घर पे कचरा करते हो बाहर बाहर, पर मम्मी ने बोला नहीं नहीं आज तो उसने देखा नहीं, आज तो मैं चुपके से फेंक के आई हूँ। पर धीरे 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 वो कचरा जहाँ पे ग्लूकोज जिस सब्जी में था वो धीरे धीरे डीकम्पोजर के माध्यम से डीकम्पोज होता जाएगा। डीकम्पोजर जो होते हैं वो ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सब को तोड़ ताड़ कर उससे एनर्जी ले लेते हैं। बदले में एनवायरनमेंट को क्या दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इवन अपन भी सड़ जाए और अगर हमें फेंक दिया जाए बाहर तो डीकम्पोजर से के द्वारा हम लोग डीकम्पोज हो जाएंगे। एक बार मैं कहीं जा रही थी और मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूंगी, और मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, तो रोज हम उस रास्ते से जाते थे। वहां पर एक भैंस मर गई बेटा, है ना, भैंस 100-200 किलो की भैंस मर गई। हम रोज उस रास्ते से जाते थे और हम लोग रोज ये देखते थे कि भैंस वहीं पड़ी रहती थी। सोचो हम उस चीज को लगे 15 से 20 दिन, बेटा कितने दिन लगे, 15 से 20 दिन लगे, पर 15 से 20 दिन के बाद उस भैंस की हड्डी भी जमीन में दिखाई नहीं दे रही थी, इतनी बड़ी भैंस। इसका मतलब क्या है कि उस जगह पे पाए जाने वाले चील, कौवे जितना खा सकते थे मांस को खाया, और जो नहीं खा पाए उसको डीकम्पोजर ने डीकम्पोज कर दिया। तो आप क्या समझ रहे हैं डीकम्पोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि डीकम्पोजर की जरूरत हमें क्यों है। डीकम्पोजर रिड्यूस द मास ऑफ द डेड एनिमल्स और द प्लांट, रिड्यूस मास रिड्यूस कर देता है, और जब मास रिड्यूस होता है तो जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब सॉइल में मिल जाता है। तो इसका मतलब ये कि सॉइल में मिनरल रिसाइकलिंग का भी बड़ा रोल है। ये जब मरेंगे तो पूरा मिनरल जो है जो बच जाएगा वो सॉइल में चला जाएगा, तो सॉइल की रिसाइकलिंग हो जाएगी, मिनरल न्यूट्रिशन मिल जाएगा उसको। और कहीं भी लाशों का ढेर नहीं लगेगा। पता चला हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे और कुत्ते का यहाँ ढेर लगा हुआ है, बिल्ली का यहाँ ढेर लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीकम्पोजर। तो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस सबके अंदर होते हैं, चाहे मर गया है, जीवित हो गया, मर गया है तो जीवित है, मर गया है तो उसको लास्ट में हम डीकम्पोज कर देते हैं, और डीकम्पोजर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मैं सिंपल सा एक लिख देती हूँ। मान लो कि ये है पिक्कू, ठीक है, अब इनका जीवन खत्म हो गया और ये निकल लिए, ठीक है, तो अगर ये निकल लिए तो इनका मुंह कैसे बनाऊं यार, इनका मुंह बनाती हूँ। अब ये निकल लिए हैं, ठीक है, ये हो गए हैं, निकल लिए हैं, चलो आओ बेटे, इनका जीवन झंड हो चुका है, ये निकल लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाती हूँ, ये निकल गए पिक्कू। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, पिक्कू की बॉडी मान लो किससे बनी, हम इसकी बात करते हैं, C6H12O6 की। यहाँ पर कौन आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आएगा डीकम्पोजर, यहाँ पर कौन आएगा, डीकम्पोजर। डन, डीकम्पोजर इन्हें क्या कर देगा, डीकम्पोज कर देगा, और इससे क्या निकाल देगा, CO2 प्लस H2O, और बदले में जो ATP निकलेगी वो एनर्जी एक स्वयं यूज कर लेगा, ठीक है। डीकम्पोजर कहाँ गया, ठीक है, ठीक है, और ये ATP जो है ये कौन यूज कर लेगा, ये यूज कर लेगा, और ये कहाँ चला जाएगा, CO2 कहाँ चला जाएगा बेटा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा, वाटर भी कहाँ चला जाएगा आपका, इवापोरेट हो जाएगा, ये सॉइल में चला जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, जिस चीज से आप बने होते हैं लास्ट में जब आप मर जाते हैं तो डीकम्पोजर उसे डीकम्पोज कर देता है और उसके वो वापस से वो उसी जगह पे आ जाता है। तो लोग अगर ये कहते हैं कि मिट्टी से ही बने हो, मिट्टी में ही मिल जाना है, तो कोई गलत नहीं कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज द क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से बेटा, टेम्परेचर, आय हाय, ठीक है, वो टेम्परेचर नहीं तू बहुत हॉट लगती है, नहीं ये वो वाला नहीं, ठीक है, इंक्लूडिंग लाइट, इंक्लूडिंग विंड, इंक्लूडिंग ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाटर, ये सब होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। इवन सॉइल का टेक्सचर, ये मिनरल, pH सॉइल का, रॉक का, ये सब एडिफिक फैक्टर कहलाते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब जो चीज हमने नहीं पढ़ी थी लास्ट क्लास में वो है ये, इस अर्थ में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं, एवरीवन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो, डीकम्पोजर हो, हम लोग हो, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके अंदर आते हैं बेटा, वो सब आते हैं आपके बायोटिक फैक्टर के अंदर। अब बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट के तीन जो है सब पार्ट है, बायोटिक कंपोनेंट के 3 मेजर हिस्से होते हैं। डन, चलिए ध्यान से देखिए, अब अपना फ्लो चार्ट कंप्लीट करने की बारी आ चुकी है। वेयर इज आवर ब्यूटीफुल, ठीक है, ओके बच्चों। तो क्लाइमेट में क्या पढ़ा हम लोगों ने, रेनफॉल, ठीक है, हमने क्या पढ़ा मैम, लाइट, हमने क्या पढ़ा मैम, टेम्परेचर, हमने क्या पढ़ा मैम, ह्यूमिडिटी, हमने क्या पढ़ा मैम, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल,
रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, एडिफिक फैक्टर, सॉइल की भी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब उस सॉइल का क्या कैसा टेक्सचर है, सोशल वाले ज्यादा जानते होंगे, ठीक है। एडिफिक फैक्टर, ठीक है, ये सारी चीजें डन। ऑर्गेनिक में हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सब हम लिख चुके हैं। आइए, बायोटिक कंपोनेंट के 3 मेजर हिस्से होते हैं, ध्यान से सुनना। बायोटिक कंपोनेंट के 3 मेजर हिस्से होते हैं। इसमें पहला जो बाप आदमी है वो है प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद जो मम्मी आदमी है वो है कंज्यूमर, और जैसे कि हम लोग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं, घर में कोई रोल ही नहीं है, हमें डीकंपोजर, ठीक है, डीकंपोजर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर, ये 3 लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं किसी भी बायोटिक कंपोनेंट को बनाने के लिए। कौन कौन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द डीकंपोजर। अब एक एक करके हम लोग इनको पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, ओके। कहाँ गया, कम वक्त मिलता ही नहीं है यार। ओके बच्चों, चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बच्चों प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ना। कम ऑन, चलिए। प्रोड्यूसर क्या करना है मैम, प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूसर को क्या प्रोड्यूस, अच्छा बताओ, हमारे घर पे हमारे पापा जी जो होते हैं वही प्रोड्यूसर होते हैं ना, वही पैसा कमा के लाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे घर में पेरेंट्स, मान लो मम्मी खाना पकाती है, तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस। अरे यार क्या हो गया है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा बेटा जी, प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा। एम आई क्लियर। और कैसे प्रोड्यूस करेगा, फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। क्लियर, प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस करेगा बाय द फोटोसिंथेसिस। अब जो भी फोटोसिंथेसिस करता है बेटा, जो भी, हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, नन्ना। ग्रीन प्लांट के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा, इन्हीं को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, देखो लिखा है। कुछ बैक्टीरिया और कुछ ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन समझते हो, ये इनके ऊपर जीवन में कोई कंट्रोल नहीं है, ये हमेशा ऐसा गाना गाते, पंछी बन उड़ के फिरो मस्त गगन में, कोई मुझे रोक ना पाएगा आज के चमन में। सो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, और इनको कोई नहीं रोक सकता, इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जहां पानी जाता है वहां ये जाते रहते हैं, ठीक है। ये खुद चल ही नहीं पाते, पानी बहता है ये भी बहते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे फाइटोप्लैंक्टॉन, चाहे साइनोबैक्टीरिया, चाहे आपका कुछ बैक्टीरिया, चाहे आपके प्लांट, एल्गी, ये सब फोटो, एल्गी को याद रखना, प्लांट और एल्गी, ठीक है, ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है सांबा, ठीक है सांबा, इसका नाम क्या है बच्चों जी, क्लोरोफिल। एम आई क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट ध्यान से समझो, ये करते कैसे हैं ये ऑर्गेनिज्म, चाहे एल्गी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, ये सोलर एनर्जी को पकड़ लेते। आओ जाने मन मेरे पास आओ, ठीक है, और इसको ये यूज करके, ठीक है, कौन पकड़ता है सोलर एनर्जी को, शिप्रा मैम, आओ आओ, नहीं, सोलर एनर्जी को पकड़ते हैं प्लांट में पाए जाने वाले पिगमेंट। कौन पकड़ता है, पिगमेंट। और पिगमेंट कौन सा है बच्चों, क्लोरोफिल ही नहीं है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल फिर लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी बनाता है, और हमने फर्स्ट चैप्टर में फोटोसिंथेसिस में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। क्लियर। और इस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम बना देते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो हमने क्या रिएक्शन बनाते हैं भैया, बचपन से जब से अपन पैदा हुए, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, यहाँ लिखी भी हुई है, क्यों बना रही हूँ मैम, क्यों मेहनत कर रही हो, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, मेरे राजा बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाकर लाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कैसे नहीं लिखे हो तुम बेटा, क्लोरोफिल में बन जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये सब प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। एम आई क्लियर। यहाँ पे एक और चीज छूटी, यहाँ पर भी पानी निकलता है, ठीक है, क्लियर। और इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और हर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ये करेगा। इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है किस प्रोसीजर से, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे मैडम ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो जब आप लाइट की प्रेजेंस में पानी को तोड़कर ऑक्सीजन निकालते हैं तो इसे हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और जिसको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए, बहुत आग लग रही है उसके सीने में, तो जाएं, और उसके लिए मैंने लेक्चर बना रखा है, कौन सा बेटा जी, उसके लिए मैंने लेक्चर बना रखा है फोटोसिंथेसिस का, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं।
फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बना देना है ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो ये ग्लूकोज जो है, ध्यान समझना, द प्लांट देन फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड। ठीक है, प्लांट जो है इसी फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म से भैया सारी चीजें बनाता है। एज ग्रीन प्लांट ब्रू ग्रीन एल्गी प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दे आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स और सिंपली ऑटोट्रॉफ्स। क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन्हें, इसीलिए हम इन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स या सिंपल ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। नाउ और जो फूड ये बना रहे हैं, लिसन टू मी, जो फूड ये बना रहे हैं भैया वो तुमको क्या लगता है कि वो तुम्हारे लिए बनाते हैं? नहीं, वो तो हम उनका शोषण करके उन्हें खा जाते हैं, बात अलग है। वो जो खाना बना रहे हैं, जो ग्लूकोज बना रहे हैं, जो स्टार्च उन्होंने बनाया है, वो अपने लिए बनाया है। ठीक है, वो तुम्हारे लिए नहीं बनाया है, पर उस पर हम भी डिपेंडेंट है, हेटेरोट्रॉफ्स भी डिपेंडेंट है उस पर। ठीक है, इन दिस वे प्रोड्यूसर यूटिलाइजेस द सोलर एनर्जी, कन्वर्ट देम इनटू द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब उस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना देता है। वही ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए हम इन्हें कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ध्यान समझना, इन दिस वे प्रोड्यूसर्स को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। व्हाई वी कॉल्ड एज ट्रांस। देखो मैंने अगर देखो पहले मैं बहुत मोटी थी, मेरे बाल बहुत कर्ली थे, पहले मैं ऐसे बोलती थी, अचानक से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब मैं थोड़ी पतली हूँ, मेरे बाल थोड़े स्ट्रेट है और अब मैं ऐसा बोलती हूँ, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो भैया जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो भी तो एक ट्रांसड्यूसर ही है। वो लाइट एनर्जी को पकड़ के किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनको हम और क्या कह सकते हैं, ट्रांसड्यूसर। बिल्कुल कह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो भैया हम फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं और ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। क्लियर। चलो, कंज्यूमर ये है हम, ये है हम, और हम हैं बहुत चंडाल पापी। हमारे पाप का घड़ा जो है वो भरता ही नहीं है, चंडालता की बिल्कुल लिमिट पराकाष्ठा पार है। हम कभी भी अपना भोजन स्वयं बना ही नहीं सकते, हम हमेशा अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। मुर्गा खाने वाला मुर्गा पे डिपेंडेंट है, मुर्गा दाने पे डिपेंडेंट है, दाना प्लांट है। ठीक है, समझे। दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड। ठीक है, देयरफॉर दे यूटिलाइज मटेरियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर। याद रखना, ये क्या करते हैं, ये मटेरियल खा लेते हैं, किसका, प्रोड्यूसर का। देखो भैया, तुमने तुमने मुर्गी खाई, पर मुर्गी ने दाना खाया था, तो तुम भी कंज्यूमर हो। पर अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो तुम भी तो प्लांट खाते हो, पालक, मेथी, गाजर, तुम भी तो खा लेते हो, तो तुम भी अल्टीमेटली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट हो कि नहीं हो। और अगर आप डिपेंडेंट है कहीं से भी, किसी भी तरीके से अगर आप प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, अब जैसे शेर है, शेर मांसाहारी है, शेर मांसाहारी है, पर वो डिपेंडेंट किस पे है, हिरण पे। हिरण कौन है, हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो पेड़ खाते हैं। तो अल्टीमेटली शेर भी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट तो प्लांट पे है, हिरण नहीं रहेगा तो शेर कैसे रहेगा बेटा। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ध्यान समझना, अब मैं तुम्हें यहां पर एक चीज बताती हूँ, ध्यान से समझना है ना बेटा। आओ देखो, एक ग्रीन प्लांट है, देखो बेटा आ जाओ, देखो बेटा जल्दी आओ। देखो ये है एक सुंदर सा ग्रीन प्लांट। ठीक है, इस सुंदर से ग्रीन प्लांट को एक हिरण देख रहा है। अब तुम मेरे हिरण पे मत जाना कि ओ मैम आपने हिरण तो कैसा बनाया है। ठीक है, मान लो, ठीक है, ये मैंने हिरण, ये कुछ अलग ही दिख रहा है, तो तुम्हें हिरण पे नहीं जाना है, तुम्हें मेरी बात सुननी। ठीक है, ये एक जो है तो हिरण देख रहा है, वाह मैं इसको खाऊंगा। ठीक है, ये कौन है भैया, ये है हिरण। ठीक है, डन। या हिरण नहीं बनाते यार, हिरण वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हिरण अच्छा नहीं लग रहा, मिटाऊंगी इस हिरण को मैं। ठीक है, चलो हिरण नहीं। इसको किसने देखा बेटा, इसको देखा एक ग्रास हॉपर ने। आज तो मैं इसको खा के रहूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, इसको किसने देखा बेटा जी, एक ग्रास हॉपर ने देखा। देखो एक ग्रास हॉपर ने इसको देखा, टंग टंग, ये ग्रास हॉपर इसको खाना चाहता है। ठीक है, ये है ग्रास हॉपर। ठीक है, नाउ इट इज गुड। अब ये ग्रास हॉपर इसको खाना चाहता है। ठीक है, ग्रास हॉपर तो जो हॉप करे, जो ग्रास पे डिपेंडेंट रहे, ये ग्रास है आपकी, तो वो ग्रास हॉपर हो गया, खा लिया इसने। और ये कैसा होता है बच्चों, ये होता है शाकाहारी। ठीक है, ये कैसा है बेटा, ये है शाकाहारी, हर्बीवोर। डन, ओके क्लियर। अब देखो इस ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, इस ग्रास हॉपर को खा लिया एक मेंढक ने। ठीक है, इस ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, एक मेंढक ने। वो ठीक है, या ग्रास हॉपर को
किसी चूहे ने खा लिया, ठीक है, हम चूहा बना लेते हैं। मैं मेंढक बनाना चाहती हूँ पर मैं मेंढक बना नहीं पा रही हूँ, तो मैं इसमें फ्रॉग लिख देती हूँ बेटा, ठीक है। इस ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने, ठीक है। और इस फ्रॉग को किसने खा लिया? फ्रॉग को कौन खा सकता है? फ्रॉग को खा लिया लिजार्ड ने, ठीक है, डन। और लिजार्ड को किसने खा लिया? हॉक ने, डन। समझे? क्या हॉक को कोई खा सकता है? नहीं, हॉक को कोई नहीं खा सकता। देखो, अब देखो बेटा, ये तो कौन है भैया? इनको तो छेड़ना ही मत, ये तो प्रोड्यूसर है, ये हो गया कंज्यूमर, ये पूरे कंज्यूमर है बेटा, ठीक है। ये पूरे क्या हो गए राजा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गए कंज्यूमर, ये कंज्यूम करते हैं कुछ ना कुछ किसी से, तो ये हर्बीवोर है। तो हर्बीवोर हमेशा फर्स्ट स्टेप रहेगा किसी भी जगह पे, तो ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहले हम खाएंगे, बाहर में गया, फिर इसको इसने खा लिया, तो फ्रॉग क्या हो गया हमारा? बोलो जल्दी से, सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग को लिजार्ड ने खा लिया, तो ये क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, ओए टर्शरी कंज्यूमर, क्लियर। और ये लास्ट वाला होता है क्वाटरनरी कंज्यूमर, या इसी को हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? टॉप कंज्यूमर। जो किसी के द्वारा नहीं खाया जाएगा उसे कहते हैं टॉप कंज्यूमर। जैसे कि शेर को कोई नहीं खाता, टाइगर को कोई नहीं खाता, इंसानों को कोई नहीं खाता। अब इंसान टॉप कंज्यूमर, इंसान को शेर खा ले बात अलग है, पर नॉर्मली इंसानों को कोई नहीं खाता, तो दे आर द टॉप कंज्यूमर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो प्राइमरी कंज्यूमर समझते हैं, ये हर्बीवोर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है बेटा जी? हर्बीवोर, ठीक है। और ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, ये हाईलाइट कर रही हूँ येलो कलर से, ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, ठीक है बेटा। ये क्या होते हैं? अपने फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। क्यों फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि सबसे पहले यही खा रहे हैं। एट द हर्बीवोर्स फीड ऑन द प्लांट एंड दे कन्वर्ट देम इनटू द एनिमल मैटर एंड दे आर ऑफन कॉल्ड एज की इंडस्ट्री एनिमल। ध्यान समझना, दे आर हर्बीवोर, फीड ऑन द प्लांट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू द एनिमल मैटर। ध्यान समझना, ये खा लेता है, ये इसने मान लो ये ग्रास हॉपर पागल हो चुका है और इसने इसका जो है तो ग्लूकोज खा लिया, या इसके अंदर जो भी था ये खा लिया। बदले में क्या बना लेगा? प्रोटीन बना लेगा, फैट बना लेगा, मसल वगैरह सब जो भी इसके पास होगा वो सब बना लेगा। हमें प्लांट की जरूरत नहीं, ऊपर अगर हम मांसाहारी हैं तो हम इसको खाएंगे, और हमें एनिमल मैटर, ये अपना जो सामान बना लेता है, इसीलिए कहते हैं की इंडस्ट्री एनिमल। की इंडस्ट्री का एनिमल का मतलब है मैं प्लांट का प्रोडक्ट खा के एनिमल का प्रोडक्ट बना लूंगा, ठीक है। कैटल, डियर, गोट, रैबिट, रैट, माइस, ग्रास हॉपर, ये सब हर्बीवोर होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या? सेकेंड कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया बेटा। देखो, सेकेंडरी कंज्यूमर या सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कि हर्बीवोर पे डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें हम प्राइमरी कार्निवोर भी कहते हैं, जैसे कैट, डॉग, फॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर देखते हैं भैया, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये कौन है बताओ? ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया या लिजार्ड ने खा लिया। तो ये होते हैं लार्जर कार्निवोर, उनसे बड़े होते हैं, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर, इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, और विच फीड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। ये प्राइमरी कार्निवोर मतलब ये स्नेक है जो कि प्राइमरी कार्निवोर मतलब फ्रॉग पे डिपेंडेंट था, क्योंकि ग्रास तो शाकाहारी था, ठीक है, ग्रास हॉपर। दीज आर कॉल्ड एज टर्म्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। सेकेंडरी कार्निवोर क्यों कह रहे हो? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो ये क्या है भैया? भैया ये कौन है? दीज आर द प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी कार्निवोर या फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर, ठीक है। और ये क्या है? सेकेंडरी कार्निवोर, ये है सेकेंडरी कार्निवोर। मांसाहारी तो यही है ना, समझो। ये क्या है बच्चों? दीज आर द कंज्यूमर, ये हर्बीवोर है, बाकी सारे मांसाहारी। तो मांसाहारी में सबसे पहले कौन आता है भैया? आपका ये आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद टर्शरी कार्निवोर, ये मांसाहारी की बात कर रहे हैं। पर अगर कंज्यूमर की बात करूं तो है तो तीनों कंज्यूमर है, तो आपके 1 2 3 4 1 2 3 3 चारों ही कंज्यूमर है, तो आएंगे तो सारे कंज्यूमर में। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। पर मांसाहारी में देखो, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर, ठीक है। आइए, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल जो है ये आता है भैया, स्नेक आते हैं, वुल्स आते हैं, ठीक है, ये सारे। आइए लास्ट में अपन आते हैं किस पे? क्वाटरनरी, फोर्थ ऑर्डर और टॉप कंज्यूमर। इनको कोई नहीं खाता, ठीक है। और ये किस पे डिपेंडेंट? हॉक, स्नेक पे डिपेंडेंट है। और ये किस पे डिपेंडेंट है भैया? ये डिपेंडेंट है टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोर पे, यही लिखा है, टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोर पे। और इनको कोई नहीं खाता, इसलिए हम इन्हें टॉप कार्निवोर कहते हैं, जैसे लॉयन, ईगल, हॉक्स, टाइगर, ये सब। डन बच्चों,
डन। और लास्ट में आते हैं सबके बाप, जो कोई ना खाए वो ये खाएं, एंड इट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो बेटा हमारा काम नहीं बनेगा। इसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब लोग आते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कोई भी सड़ जाए, कोई भी मर जाए, प्लांट मर जाए, एनिमल मर जाए, तो जब ये मर जाते हैं तो इनको डिग्रेड करने का काम इनका होता है, और डिग्रेड करके जो एनर्जी निकलती वो ये ले लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो चीज अब मैम दे रही है, ये वाला, अरे यार ये वाला नहीं लगना चाहिए, ये जो चीज मैम दे रही है ध्यान समझना, ये वाला स्टार सनलाइट लगाती हूँ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बड़ा पूछा जाता है कि बताइए कि डीकंपोजर का यूज एनवायरनमेंट में क्या है। डीकंपोजर डिग्रेड करता है क्या, डेड रिमेन्स, किसके, प्लांट और एनिमल के। और ये जो है ये क्या करता है, ध्यान सुनो, कि आपके पास प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड है, आपके पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इन सबको तोड़ेगा, छोटा करेगा और वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, या तोड़ेगा, उससे एनर्जी निकालेगा, उसको यूज कर लेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट फॉर द रीयूज एज अ रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर। तो ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, एनर्जी निकलेगी, यूज कर लेगा, CO2 H2O एनवायरनमेंट में वापस जाने देगा, मिनरल्स वापस सॉइल में जाने देगा, तो मिनरल जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके रिसाइकल होते रहेंगे। एक बार पूरी चीजों को हम समराइज कर देते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्या अंतर होता है। प्रोड्यूसर हमेशा ऑटोट्रॉफ होते हैं, कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब CO2 और H2O, इनको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में तो छोड़ दो, ये ऑर्गेनिक को ही खा लेते हैं कंज्यूमर, ठीक है। ये इनके अंदर ग्रीन प्लांट, एल्गी, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, इनके अंदर हार्बीवोर और कार्निवोर इंक्लूड होते हैं, ठीक है बच्चों। दैट इज इट, आई थिंक डन बच्चों। अब देखो, तो आज हमने सीखा कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। आज का मेन एजेंडा था हमें बायोटिक फैक्टर पढ़ना, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा प्रोड्यूसर, जिसके अंदर एल्गी, कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया, प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स ये आते हैं। फिर इसको खाते हैं हर्बीवोर, ग्रासहॉपर, रैबिट और हिरण, ये सब आते हैं। फिर इनको कौन खाता है बताओ जल्दी से, सेकेंडरी कंज्यूमर जिसके अंदर आता है फ्रॉग, फिर कौन खाता है, टर्शरी कंज्यूमर जिसके अंदर आता है स्नेक, और टॉप कंज्यूमर जिसके अंदर आता है हॉक, ठीक है। तो आज हमारा एजेंडा ये था पढ़ना, मेनली बायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि ये बायोटिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और इसके जस्ट बाद में आपको फिर पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में फूड चेन के बारे में। बच्चों जी अभी भी तुम नहीं लगा रहे हो यार, लगाओ ना यार, मैम जो है तो बोलती है बार बार बैचेस लो Y547 लिख दे रही हूँ, Y547 कोड है हसल बैच का, कोई भी बैच आपको लेना है Y547, 547 कोड याद रखो, 547, कुछ और याद मत रखो, ठीक है बच्चे। डन हो गया इतना बात, तो आज हम लोगों ने सीख लिया है। आई होप आज आपको मैंने जो पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया। ये नोट्स आपको अड्डा की ऐप पे मिलेंगे और टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं। 9-10 का टेलीग्राम चैनल जरूर यूज करें और मैम का कोड लगाना ना भूले। कोर्स खरीदिए, पेड बैचेस आर ऑलवेज बेटर देन द यूट्यूब। आई होप यू आर लर्नड, आपको समझ में आया। और मुझे पता है आपको बायो की क्लास में मजा आता है, तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मजा नहीं आता। बायोलॉजी का बेताज बादशाह आप यही बनेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।